प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा। हमने ज्योतिष से संबंधित सूक्ष्म ज्योतिष विषय के अंदर बहुत से लेसन डिस्कस कर लिए हैं। अब उनकी सीरीज़ है प्रत्येक व्यक्ति को जिस लेसन की आवश्यकता है या कोई भी व्यक्ति विषय विशेष को जानना चाहता है, उसके लिए ये आवश्यक है कि उसे इंडेक्स मिले, विषय सूची मिले कि अब तक किस पाठ में क्या पढ़ाया गया है, ताकि उसे जो चाहिए वो उसका अध्ययन कर सके। कल्पना स्वरूप यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मंगली से संबंधित जानकारी, तो वो मंगली का लेसन पढ़े। अब उसे ऐसा एहसास कैसे हो कि मंगली कितने नंबर लेसन में है, इस दिक्कत को हल करने के लिए मैंने आज उन पाठों की विषय सूची लिखना उचित समझा जिनको अब तक हमने डिस्कस किया है। प्रारंभ में हमने जो पाठ लिया था वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पंडित जी का पत्रा, अर्थात जब भी व्यक्ति मंदिर जाता है या अपने किसी भी शुभ कर्म से संबंधित जानकारी लेने के लिए जाता है, विवाह आदि से संबंधित बातें करने के लिए पंडित जी के पास जाता है, तो पंडित जी सर्वप्रथम पत्रा उठाते हैं, पंचांग उठाते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कब उत्तम योग है। अब उत्तम योग तब पता लगे जब पंचांग की 5 बातें ज्ञात हो। 5 बातों में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन चीज़ों का ज्ञान हमने अपने प्रथम और द्वितीय लेक्चर में स्पष्ट रूप से डिस्कस किया है, स्पष्ट रूप से दिया है। इसमें वार तो सब लोग जानते ही हैं, 7 होते हैं, और तिथियां उसमें हमने डिस्कस की हैं कि हिंदू तिथियां किस प्रकार एक से दूसरी आगे आती है और क्यों आगे बढ़ती है। उन तिथियों में किस तिथियों का शुभ अशुभ योग या दिन के साथ मेल करके क्या शुभ अशुभ योग बनता है, इस विषय में हमने इन 2 लेक्चर्स में डिस्कशन किया है। व्यक्ति विशेष जो इसी जानकारी से की रुचि रखता है वो इस लेसन को देख सकता है। लेक्चर नंबर 3, इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि जो तिथियां बनती हैं पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक और अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक, इस प्रकार से 15-15 30 तिथियां बनती हैं। उन 30 तिथियों को कितने समूहों में बांटा गया है और उन समूहों के नाम हमने दिए हैं नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा तिथियां। उन तिथियों के 5 समूह होते हैं। उनमें कौन उत्तम समूह है या कौन उत्तम प्रकार है, इस विषय में जानकारी हमने लेक्चर नंबर 3 में दी है। लेक्चर नंबर 4, इसमें हमने एक मॉडल बनाया है, विज्ञान की भांति एक मॉडल बनाया है। वस्तुतः वो खगोल विज्ञान का मॉडल है कि खगोल विज्ञान आकाश में किस प्रकार से ग्रह घूमते हैं और वो ग्रह किस प्रकार से राशियों और नक्षत्रों पर से गुजरते हैं। ग्रहों की गति दर्शाई है उसमें काल्पनिक रूप में एरो के मार्ग से, मात्र ये समझाने के लिए कि ग्रह किस प्रकार से राशियों और नक्षत्रों पर से गुजरते हैं। सांकेतिक विषय उसमें हमने लिया है।
हर व्यक्ति स्पष्ट रूप से वहाँ से समझ सकता है कि किस प्रकार से कौन ग्रह कब किस राशि पर से गुजरता है और उसका क्या प्रभाव होता है। लेक्चर नंबर 5, इसमें हमने ये लिया है, ये डिस्कस किया है कि प्रथमा से अमावस्या तक और अमावस्या से पूर्णिमा तक जो तिथियां बनती हैं, उन प्रत्येक तिथि का कौन कौन स्वामी हैं, कौन कौन देव उनके स्वामी बनते हैं। जैसे प्रथमा का अग्नि, द्वितीया का ब्रह्मा, तृतीया का गौरी आदि आदि। तो और उन तिथियों का उन देवों के डायरेक्शन से क्या लाभ है, क्या शुभ है, क्या सुख दुख है, कौन सी तिथि उत्तम है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं बताऊंगा कि 10वीं तिथि का स्वामी यम होता है, वो तिथि उत्तम नहीं होती किसी भी कर्म के लिए। इसी प्रकार से सभी तिथियों को हमने इसमें इंडिकेट किया है और उनके स्वामियों को बताया है कैसा फल देंगे। लेक्चर नंबर 6 और 7, इसमें ये हमने दिया है तिथि 6 और तिथि वृद्धि किस प्रकार होती है। अर्थात पंडित जी से पूछें तो ये बता देते हैं कि भाई इस बार षष्ठी तिथि 2 हैं, अर्थात तिथि वृद्धि हो गई है। और किसी बच्चे उसमें पखवाड़े में ये बता देते हैं कि आज षष्ठी तिथि नहीं है, पंचमी और षष्ठी एक हो गई हैं, अर्थात तिथि 6 हो गया है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब होता है, इसको हमने इसमें लेक्चर नंबर 6 और 7 में इसको स्पष्ट किया है, समझाया गया है। वहाँ से ज़रूरतमंद व्यक्ति वहाँ से समझ सकता है। लेक्चर नंबर 8, चंद्रमा की रोशनी सूर्य की भांति निरंतर एक जैसी क्यों नहीं रहती, इसको स्पष्ट हमने किया है। क्योंकि दोनों ही चमकते ग्रह हैं और चंद्रमा हमारी ज्योतिष का मूल आधार है। चंद्रमा ही हमारी ज्योतिष की जान है। हम लोग चंद्रमा से प्रभावित होकर के सब हिंदू लोग अपना जीवन अपनी ज्योतिष को शुभ और अशुभ की दृष्टि से प्रयोग करते हैं। इस विषय का हमने लेक्चर 8 में डिस्कशन लिया है। आगे है वो चीज़ें जो विवाह से संबंधित होती हैं। अर्थात जब हम अपने बच्चों के विवाह करने जाते हैं, करना सोचते हैं, तो सबसे प्रथम हम लोग जाते हैं उसके लिए, लड़की या लड़के के लिए उसका जीवन साथी, अर्थात लड़की के लिए वर की खोज करने के लिए और लड़के के लिए उसकी संगिनी खोजने के लिए। यदि हमें कहीं उन दोनों से मेल खाता उत्तम जो स्त्री पुरुष है या लड़का लड़की है मिल जाता है, फिर हम उस पॉइंट पर जाते हैं कि इनके गुण मिलाकर देखे जाएं। और यही वो आधार है जहाँ से विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। गुण 8 हैं। उन 8 को मैंने इस प्रकार से समझाया है कि पंडित जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। कम से कम शिक्षित व्यक्ति, सभी लड़की लड़का स्त्री पुरुष वृद्ध सब बिना पंचांग को हाथ लगाए ही, बिना किसी की मदद लिए ही उन सब के गुणों को बस इन 5-7 लेक्चरों की मदद से इन्हें ध्यान में लेकर के सब गुणों को मिला सकता है, कहीं नहीं जाना। क्योंकि कई बार देखा गया है पंडित जी लोग कहते हैं कि भाई 26 गुण मिल गए हैं, बहुत अच्छा विवाह है, कर दीजिए। व्यक्ति कर भी देता है और चाहता है सुख मिले, लेकिन ये ध्यान में नहीं लेता कि 26 से आगे 10 बचे, 10 अंक बचे, क्योंकि अधिकतम अंक 36 बनते हैं। तो जो 10 अंक बचे उनमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिली, जो नहीं मिली उनका कष्ट तो हिस्से में अवश्य आएगा। ये पंडित जी लोग नहीं बताते और हम लोग भी या जो लोग बच्चा बच्ची का या लड़का लड़की का शादी के लिए इस उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, वो भी इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लग लेते और अंत में फिर कष्ट भोगते हैं। दोनों ही पक्ष कष्ट भोगते हैं। इसमें कई बातें शामिल हैं। एक तो धन प्रक्रिया,
व्यक्ति चाहता है कि कम से कम पैसे में ही पंडित जी गुण मिला दें। बस ज्योतिषी के पास नहीं जाना, वो तो ज़्यादा पैसे लेगा, 1000 लेगा, 2000 लेगा या उससे भी ज़्यादा लेगा। पंडित जी से कहा और उन्होंने अपना 150 रुपये ले करके ये बता दिया भाई 26 गुण मिल गए। इसका सीधा अभिप्राय धन प्रक्रिया प्रकरण से है। व्यक्ति इस कर्म के लिए धन प्रकरण को जरा अपनी जेब की तरफ समेट के रखना चाहता है, भले ही उसे भविष्य में कष्ट भोगने पड़े। उदाहरण के तौर पर यदि 26-28 गुणों के उपरांत भी किसी की योनि ना मिले, अर्थात लड़की की योनि लड़के की योनि से उत्तम हो, लड़के की योनि राक्षस और लड़की की योनि देव हो, तो अब वो जीवन में जो कुछ होगा ये विवाह के उपरांत व्यक्ति खुद ही देख लेगा। इन चीज़ों को हम तभी सुधार सकते हैं, तभी उत्तम कर सकते हैं, जब हमें हर व्यक्ति को, हर स्त्री पुरुष को ये गुण मिलाने स्वयं ही आ जाएं। और उस विधि को मैंने यहाँ कुछ एक लेक्चर में स्पष्ट किया है। हो सकता है जन सामान्य इसका लाभ उठा करके और स्वयं ही गुणों को मिलाना सीख लें। कुछ नहीं करना, पंचांग को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ इन लेक्चर्स को एक बार पढ़ना है और पढ़ के मिलाते चले जाना है। मैं पहला लेक्चर प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 9 और 10 में लिया है, कुछ नाम दिए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर कर्म को इन गुणों को मिलाने के लिए लड़के या लड़की का या हर व्यक्ति का सिर्फ नाम का पहला अक्षर काम में लेना है। इसके अलावा कुछ काम नहीं है, सिर्फ पहले अक्षर का काम है। पहले अक्षर से उसका नक्षत्र पता लगेगा, पहले अक्षर से ही उसके नाड़ी पता लगेगी, पहले अक्षर से उसका भकूट पता लगेगा, पहले अक्षर से उसकी योनि पता लगेगी, पहले अक्षर से उसकी राशि पता लगेगी। कैसे? विधि देखिएगा। लेक्चर 9 व 10 में हमने लिया है ये नाम हैं, इन अक्षर से प्रारंभ होने वाले जिनके नाम हैं, ये सब लाइन में देखिएगा। इन अक्षरों से जिनके नाम प्रारंभ होते हैं उनकी नाड़ी, नक्षत्र, योनि, राशि कौन सी हैं, 4 चीज़ें इसी में बता दी गई एक लेक्चर में, जिनके नाम इनसे प्रारंभ होते हैं। जैसे इसका नाम है हेतराम, इसका नाम है मांगेराम। इस प्रकार से जिसका भी नाम इससे शुरू हुआ, बस उस तालिका में देख लीजिए जो मैंने आगे स्पष्ट की है। बिल्कुल स्पष्ट तालिका है, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। लेक्चर में वहाँ डिस्क्राइब की है। सीधा उसकी नाड़ी भी आपको मिलेगी उसी में, लेक्चर में नक्षत्र भी मिलेगा, योनि और राशि, 4 चीज़ें एक ही नक्षत्र से मिल जाएंगी। और इसमें सब लेक्चर में नहीं पढ़ने। कल्पना करो जिस व्यक्ति का नाम कैसे शुरू होता है, कमल, उसने सिर्फ इसी लेक्चर को पढ़ना है जिसमें ये नाम है, बस उसका काम हो गया कमल से। बाकी उसे 3 लेक्चर पढ़ने की आगे आवश्यक जरूरत ही नहीं। क्यों पढ़े वो? क्योंकि कैसे उसकी सारी चीज़ें पता लग जाएंगी तालिका से, सिर्फ कैसे। तो जब कैसे उसका काम बन जाएगा, उसे ना 9-10 लेक्चर पढ़ने हैं, ना लेक्चर नंबर 12 पढ़ना है, सिर्फ एक ही लेक्चर से उसका पता लग गया। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी का नाम, लड़की का नाम हो देवी, देवी है किसी का नाम, तो देवी के नाम से तालिका में देखें, उसकी सब 4 चीज़ें पता लग जाएंगी। स्वतः सब कुछ लिखा है मैंने। उसे जब उसका ये काम इसी से बन जाएगा, उसे कोई आवश्यकता नहीं लेक्चर 9, 10 और 11 पढ़ने की, ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ यही चीज़ें देखनी है और इन्हीं चीज़ों से सब कुछ पता लगेगा। इसी विषय में मैंने ये टॉपिक दिया है कि आपने गुण सम मिलाएं। जब इतनी चीज़ें पता लग जाएगी तब हम आगे बढ़ेंगे। उसका नक्षत्र कौन सा है, उसकी योनि कौन सी है, वो सब मैंने स्पष्ट किया है अगले लेसन्स में। इसलिए ये 11 लेक्चर तक की विषय सूची है।
अब मैं 11 से आगे बढ़ता हूँ। 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16 लेक्चर्स में क्या क्या है। देखिए, लेक्चर संख्या हमने 12 तक ले ली है। अब लेक्चर संख्या 13 में हमने क्या पढ़ाया है, क्या डिस्कस किया। प्रत्येक बच्चे के नाम के पहले अक्षर से उसका वर्ण और वर्ण के अंक ज्ञात करना। प्रत्येक बच्चे के ये लेक्चर 13, प्रत्येक बच्चे के नाम के पहले अक्षर से उसका वर्ण जानना। इसको मैंने तालिका में स्पष्ट दिया है कि तालिका में सिर्फ उसके नाम का पहला अक्षर ही देखना है, जो हमने अभी 4 लेक्चर्स में दिए हैं। जिसका नाम तय है तो तय उसका नाम उठाइए, और तालिका मैंने बनाई है लेक्चर नंबर 13 पर, उसमें आप देख लीजिए उसका वर्ण कौन सा है। सीधा वर्ण पता लग जाएगा, कुछ नहीं करना। पहला अक्षर तालिका में देख लीजिए कहाँ रखा है, उसके सामने अंक लिखे हैं, वर्ण भी लिखा है, उसके अंक भी लिखे हैं। अब लेक्चर नंबर 14, स्वयं लड़के व लड़की के नाम के पहले अक्षर से दोनों के वैश्य और वैश्य के अंक ज्ञात करना। लेक्चर 14, प्रत्येक बच्चे के हम इसको डू भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ, बिल्कुल डू का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ही बात है। अंग्रेजी में इसे जब हम शिक्षा कर्म करते हैं तो सिर्फ यही बताते हैं, डू का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ही बात है। अक्षर से, बच्चे के पहले नाम अक्षर से उसका वैश्य ज्ञात करना। लेक्चर 14, वैश्य ज्ञात करना। वैश्य सिर्फ तालिका में देखना है, कुछ नहीं करना। स्पष्ट मैंने उसको डिस्क्राइब किया है और उसको स्पष्ट लिखा है। तालिका उसमें सामने बिल्कुल रखी है, बिल्कुल बनी हुई है। बस नाम का अक्षर उस तालिका में देख लीजिए, सामने उसके अंक लिखे मिलेंगे कि इतने अंक होंगे। ठीक इसी में लेक्चर 15 में देखिए क्या है। लेक्चर 15 में पहले नाम अक्षर से उसके नक्षत्र जानना। नक्षत्र बच्चे के, ये डू ही चलेगा, यहाँ से एक ही बात है। चौका तो बिल्कुल नक्षत्र जानना। सीधा मैंने लिखा है, बिल्कुल तालिका बनाई है और एक ही तालिका में राशि, नक्षत्र राशि, नक्षत्र, वर्ण, योनि, 4 चीज़ें एक ही पाठ में है।
सीधी सामने लिखी है, पहला अक्षर देखना नाम का, उसके सामने सीधी लिखी मिलेगी। इसी प्रकार से लेक्चर नंबर 16, लेक्चर 16 में देखिए क्या है, राशियों के स्वामियों की मित्रता, राशिस मैत्री जिसको बोलते हैं। लेक्चर 15, 17, 16 और लेक्चर 17, इन दोनों में दोनों बच्चों के जो भी उनके नाम से राशि बनती है, दोनों बच्चों के की राशियों के स्वामियों की मित्रता या शत्रुता अथवा सम इन तीनों में से कौन सी स्थिति है, ये जान करके उनके स्वामियों को जानना। जैसे बच्चे की राशि, जैसे मेरी राशि सिंह, आपकी राशि कुछ और, उस राशि का स्वामी कौन है, स्वामी देव कौन बनता है। मेष राशि, उसका स्वामी देव मंगल, वृष राशि, उसका स्वामी देव शुक्र। इस प्रकार से यदि लड़के की राशि मेष और लड़के की राशि वृष, तालिका में सीधा लिखा है वो दोनों मित्र हैं या शत्रु हैं। मित्र हैं इतने अंक, शत्रु हैं इतने अंक, सम हैं इतने अंक। सिर्फ उनके नाम से उनकी राशि पता लग जाएगी। पहले ही पाठ में राशियां हैं और बस राशियों के स्वामी मैंने उनमें लिखे हैं, 12 के 12 लिखे हुए हैं, 12 की 12 राशियों के स्वामी लिखे हुए हैं और उसमें सिर्फ उनकी मित्रता देखनी है। तालिका में मैंने मित्रता भी लिखी है और उसके अंक उसके सामने देखते हैं। वह उनके स्वामी जानना, बस इतना काम करना है। लेक्चर 17 तक इतना ही डिस्कशन हमने किया है। आज का पाठ पूर्ण होता है। आशा है सूक्ष्म ज्योतिष के अध्ययन में इस इंडेक्स का आप लाभ उठाएंगे। जौन सा पाठ आपको देखना है बस उसी पाठ को यहाँ से उठाइए और वहाँ ज्योतिष का यूट्यूब पर जो डिस्कशन उनमें से उसी पाठ को पढ़ लीजिए। सारा ज्योतिष पढ़ने को आपकी कोई आवश्यकता नहीं। इच्छित ज़रूरत का पाठ पढ़िए। जिसे ज्योतिष सीखनी है वो तो सारे पाठ पढ़ सकता है, बाकी को ज़रूरत नहीं। प्रणाम।